हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडवांस रूलिंग। और एडवांस रूलिंग एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन लग सकता है। तो सारे स्टडी मेट के क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं यहाँ पे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि एडवांस रूलिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या है? एडवांस रूलिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि कुछ लोग जिन्हें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ डाउट है, ठीक है, अपने उनके बारे में क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी से उन क्वेश्चन को पूछ कर सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लगा के कुछ फीस दे के, ठीक है ना, उनके बारे में कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर डिसीजन दे देगी अथॉरिटी। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो इसके अंदर है पहले पॉइंट के अंदर वो है ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख के दे रखे हैं मैंने 5, और ये आपको याद होने चाहिए। इसमें हेल्प करने के लिए आपकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं एचपी का लैपटॉप लेके आया जो मेरे कार में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं कार लेके गया और मेरे पास एक एचपी का लैपटॉप खरीदना था, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एच की। एच का मतलब होता है हेल्प, और उसके बाद आता है पी। पी का मतलब होता है प्रोनाउंस, ठीक है ना। उसके बाद आता है सी। सी का मतलब होता है सर्टेनिटी, और उसके बाद आता है ए। ए का मतलब होता है अट्रैक्ट, और आर का मतलब होता है रिड्यूस। तो सबसे पहले हेल्प, ठीक है, क्या है? एडवांस रूलिंग क्या करता है? हेल्प करता है। एडवांस रूलिंग क्यों करते हैं हम लोग? वो हेल्प करता है टैक्स पेयर की, यानी जो टैक्स देने वाला व्यक्ति है, इन फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। प्रनाउंस, ठीक है ना, प्रनाउंस रूलिंग, रूलिंग प्रनाउंस करना, ठीक है ना। एक्सपेंडिशली इन ट्रांसपेरेंट, मतलब जो भी रूलिंग रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, ठीक है ना। सी मतलब सर्टेनिटी इन टैक्स लायबिलिटी, वो व्यक्ति टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानना चाहेगा, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पे एडवांस में पता हो सकता है, तो सर्टेन बन जाता है कि भाई हाँ इतनी टैक्स लायबिलिटी हमारी बनेगी। अट्रैक्ट, ठीक है ना, एफडीआई को अट्रैक्ट करता है यहाँ पे एडवांस रूलिंग, ठीक है ना। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। रिड्यूस लिटिगेशन, मुकदमे वगैरह से आप बच जाते हैं, तो लिटिगेशन यहाँ पे कम होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर अभी इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है एक स्टडी मेट के अंदर, उसको देख लेते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए एक बार हमने पढ़ लिया है यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और उसके बाद स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो यहाँ आ जाते हैं स्टडी मेट के क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग अपना स्टडी मेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ रखे हैं एडवांस रूलिंग के, तो जो मैंने ऊपर बताया है आप वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। इन्होंने कैसे लिख रखा है, अगर आपको आंसर देखना है तो यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हो, उसी तरीके से जो मैंने बना रखा है वो लिख रखा है, वही आंसर मैंने यहाँ से उठा के लिखा है। ठीक है ना, मैंने जब याद किया था एचपी कार, ठीक है ना, इसी से यही वहां पे मैंने लिखा है। तो ये है अपना जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डायरेक्ट स्टडी मेट से, उसका क्वेश्चन भी हमने देखा। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए उसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया है अपना, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यहाँ पे सारी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही दे रखे हैं मैंने। विच आर द क्वेश्चंस फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर एप्लीकेशन लगाता है और एडवांस रूलिंग चाहता है तो वे कौन कौन से क्वेश्चन है जो वो पूछ सकता है एडवांस रूलिंग के अंदर। तो सवाल ये उठता है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, इनका यहाँ पे डिस्कस किया गया। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर कोई ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई है या नहीं है इसके बारे में पता कर सकता है, और अगर वो सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है इसके बारे में पता कर सकता है। ठीक है ना, वो टाइम या टाइम ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में जान सकता है। वो अपनी टैक्स लायबिलिटी के बारे में पता कर सकता है कि किसी भी गुड्स या सर्विस पे मुझे क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरी लायबिलिटी क्या रहेगी उसके बारे में। आईटीसी के बारे में पता कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा क्या है, और पता कर सकता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन के लिए की जरूरत है या नहीं है। ये सब क्वेश्चन है जो वो एडवांस रूलिंग के अंदर पूछ सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे याद रखना टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई एमसीक्यू में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछ सकता है। तो स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने स्टडी मेट में क्वेश्चन पूछा है। तो विच आर दी क्वेश्चंस, यहाँ पे कह रहा है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस है फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व्ड। ये नोट से जो मैंने अभी कराया है एज इट इज यहाँ पे चिपकाना, ये क्वेश्चंस है। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है और वही पूछा है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एडवांस रूलिंग में हम पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 9 सेम है, एक ही क्वेश्चन है जिसका आंसर जो मैंने अभी डिस्कस किया वही है। आई होप आपको क्लियर है। ये है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 जो मैंने कराया है कि कौन कौन से क्वेश्चन एडवांस रूलिंग में हम पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 और 9।
अब आ जाते हैं एक छोटा सा पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, एमसीक्यू में हमसे पूछ सकते हैं कि जो एप्लीकेंट है यानी जो व्यक्ति है जो एप्लीकेशन लगाता है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं, ठीक है ना। तो एप्लीकेंट मे बी रजिस्टर्ड और नॉट, मतलब रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है, रजिस्टर्ड हो या नहीं हो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यानी कि एप्लीकेंट रजिस्टर्ड हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नॉट मैंडेटरी टू एक रजिस्ट्रेशन, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। तो ये है पॉइंट नंबर 3। इसके बाद आगे चलते हैं। देर आर सर्टन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, रूलिंग एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, यानी कि अगर जजमेंट दिया जाए, डिसीजन दिया जाए, तो वो डिसीजन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई है और जो ऑफिसर है, जो कंसर्न ऑफिसर है उसके रिगार्डिंग, उसके ऊपर रूलिंग एप्लीकेबल होती है। अब एक सवाल उठता है कि जो रूलिंग है वो सिर्फ जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। कोई और व्यक्ति, भले ही वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा हो, और व्यक्ति, अदर पर्सन कैन नॉट यूज सच रूलिंग, मतलब वो जो डिसीजन है, वो मान लेते हैं कि एक एक्स है, एक्स ने एप्लीकेशन लगाई और उसके लिए जो डिसीजन दिया गया एडवांस में, अब मान लो सेम सिचुएशन अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, वाई के साथ, तो भी वो उसके लिए यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना, उस डिसीजन को, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। रूलिंग एप्लीकेबल फॉर एवर, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि रूलिंग जो होती है हमेशा एप्लीकेबल होती है, अनलेस यहाँ पर कोई लॉ में चेंज ना आया हो, फैक्ट या सर्कमस्टांसिस चेंज ना हुई हो। इसके ऊपर करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी मेट का, तो चलिए डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। 1 और 2 हो चुका है, 3 पे बात करते हैं। टू हुम विल एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल, तो हमने पढ़ लिया है कि एप्लीकेबल किस पे होगी, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन लगाई है जिस व्यक्ति ने, उसने, और कंसर्न ऑफिसर, रूलिंग सिर्फ उसी व्यक्ति पे एप्लीकेबल होगी जिसने एप्लीकेशन लगाई है, अदर पर्सन, ठीक है ना, भले ही सेम क्वेश्चन पूछ रहा हो उस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इन्होंने आंसर भी दे रखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यहाँ पर लिख रखा है ओनली एप्लीकेंट हु सॉट इट, मतलब ओनली लिमिटेड पर्सन हु अप्लाइड, नॉट अदर पर्सन, राइट। तो मतलब वही है, वो पॉइंट यहाँ पे लिखने। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। आगे चलते हैं और अपने और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट होने के बाद अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन, प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पर 2 तरीके की एडवांस रूलिंग के लिए अथॉरिटी होती है, ठीक है ना। एक होता है, ठीक है ना, एडवांस रूलिंग, ठीक है ना, ये होता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, AAR, ठीक है ना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। एक होता है अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस फॉर एडवांस रूलिंग, किसके लिए, ठीक है ना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बात कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, एडवांस रूलिंग लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेंट को पहले एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, किसको, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, ठीक है ना, और उसके साथ 5,000 रुपये फीस भी लगेगी उसकी, ठीक है ना, क्लियर है। फिर वो रिकॉर्ड वगैरह भी मांगेगा उससे, और फिर वो दोनों पार्टीज को सुनेगा, ठीक है ना, दोनों पार्टीज को सुनेगा और रिकॉर्ड को चेक करेगा, ठीक है ना। उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है, हो सकता है कि वो उसको एडमिट कर ले और हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट करेगा तो रीजन रिकॉर्ड करके बताएगा, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो फिर वो क्या कर देगा, रूलिंग प्रोनाउंस कर देगा विद इन 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के अंदर जो 2 मेंबर हैं, ठीक है ना, हो सकता है उनके अलग अलग ओपिनियन हो, तो ये मैटर चला जाएगा किसके पास, एपिलेंट, ठीक है ना, एपिलेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास ये मैटर चला जाएगा, यानी नेक्स्ट अथॉरिटी के पास, ठीक है ना। और उसमें क्या है, अगर वो कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो रूलिंग प्रोनाउंस हो जाएगी। अगर उनका भी सेम 2 मेंबर का, ठीक है ना, एक सेम डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है ना, तो रूलिंग पर प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी मेट का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर स्टडी मेट का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे पूछ रखा है सेक्शन 98, जो कि यही है कि प्रोसीजर क्या होता है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के लिए। तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एज इट इज पूरा थ्योरी का चिपकाना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आई होप क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है प्रोसेस ऑफ, अब आएगा प्रोसेस ऑफ एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की बात करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीड है, एग्रीड मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है जो पिछली अथॉरिटी बात की गई उससे, तो विद इन 30 डेज वो क्या कर सकता है, 10,000 रुपये फीस लगेगी, वो फाइल कर सकता है अपील, किसको, ठीक है ना, एपिलेट अथॉरिटी को वो फाइल कर सकता है, ठीक है ना, और उसे ऑर्डर पास करना पड़ेगा 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है ना। ओके क्लियर है। लेकिन अगर वहां पे कोई डिफरेंस आता है ओपिनियन में तो रूलिंग पास नहीं की जा सकती है। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है कि जो रूलिंग है वो वॉइड होगी, किस केसेस में वॉइड होगी, ये पूरा का पूरा एज इट इज याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर रूलिंग हमने ऑब्टेन की है किस 3 चीजों से, या तो फ्रॉड से, या सुप्रेशन ऑफ फैक्ट से, या मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो हमारी जो रूलिंग है वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी,
ठीक है ना। तो हमारे ऊपर क्या होगा, ऑल द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जितने भी प्रोविजन है सीजीएसटी के वो सेल अप्लाई होंगे एप्लीकेंट पे जिसने एप्लीकेशन लगाई है, एज इफ सच एडवांस रूलिंग हैड नेवर बीन मेड, मतलब ये मान लिया जाएगा कि उसने एडवांस रूलिंग कभी के लिए एप्लीकेशन भी नहीं लगाई कभी, मतलब उसने कुछ जिक्र ही नहीं किया इस तरीके से। तो इसके ऊपर दे रखा है स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां आ जाते हैं और यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी मेट का। तो क्या कह रहा है ये, कैन ए एडवांस रूलिंग, ठीक है ना, गिवन इन नलिफाइड, तो ये इसका मतलब वही है जो ये मैंने अभी बताया आपको, ठीक है ना। तो क्या एडवांस रूलिंग वॉइड हो सकती है, यस हो सकती है, एडवांस रूलिंग कैन बी वॉइड, ठीक है ना, अगर 3 रीजन से, अगर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड सुपरेशन ऑफ फैक्ट एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, और वॉइड इश्यू हो सकती है और सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये माना जाएगा कि उस कभी भी एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन लगी ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही लिखना है जो मैंने आपको बताया है, यही यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, ये सेम टू सेम आपको चिपकाना है, वही जो मैंने ऊपर आपको नोट्स के अंदर कराया है। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा सारे नोट्स खत्म हो गए। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो जो बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है ना। तो एडवांस रूलिंग के लिए टाइम एप्लीकेबिलिटी की बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि जो लॉ डज नॉट प्रोवाइड ए फिक्स टाइम पीरियड फॉर विच रूलिंग इज अप्लाइड, ठीक है। रूलिंग कब तक एप्लीकेबल होती है, रूलिंग हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगी फॉर एवर। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अगर याद हो तो आपको, ठीक है ना, यहीं दे रखा होगा कहीं पे, यहाँ पे दे रखा होगा, और पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है ना, ये पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है, रूलिंग एप्लीकेबल फॉर एवर, हमेशा के लिए रूलिंग एप्लीकेबल होती है अनलेस अगर चेंज इन लॉ, फैक्ट या सर्कमस्टांसिस ना हो, ठीक है ना। आई होप इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इससे पहले एक बार सारे क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बाकी के हो गया नहीं हो गए। 7 हो गया, 9 हो गया, 8 रह गया, तो चलो 8 देख लेते हैं, ठीक है ना। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एन एप्लीकेशन कुड बी फाइल बिफोर द एपीलेट, एपीलेट अथॉरिटी की बात की गई सेकंड वाली, एक तो होती है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, एक होती है एपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो यहाँ पे एपीलेट अथॉरिटी की बात की गई है, तो ये कह रहा है कि क्या अपील कर सकते हैं हम लोग एपीलेट अथॉरिटी पर और इतने, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट, तो बताना है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यस कर सकते हैं और फिर इसकी पूरी प्रोसेस लिख देनी है कैसे कैसे करनी है, तो ये नोट से हम कर लेंगे, है ना। अब एक ही क्वेश्चन बचा है यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। राजन इंटेंड टू स्टार्ट, ठीक है ना, सेलिंग द सर्टेन गुड्स इन दिल्ली, ठीक है ना, हाउएवर ही इज नॉट एबल टू डिटरमाइन समथिंग, मतलब एक व्यक्ति है उसने गुड्स बेचना शुरू किया दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, और ही इज नॉट एबल टू डिटरमाइन क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं भाई, ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछ सकता, हमने मना किया था, ठीक है ना। तो ये दीज इशूज वगैरह के बारे में बात कर रहा है और इसको एडवाइस देनी है बेसिकली कुल मिला के। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। पहला, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टैक्स एडवाइजर आस्क राजन टू गेट रजिस्टर्ड। तो उसका जो टैक्स एडवाइजर है ना राजन का, वो कह रहा है कि, वो क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना, इससे पहले कि तुम अप्लाई करो एडवांस रूलिंग। हमने बात की थी कि ये मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है, देयर इज नो नीड टू, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेंट में भी रजिस्टर्ड और नोट, ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर, ठीक है ना, अंडर जीएसटी, ठीक है ना, फॉर अप्लाई द एडवांस रूलिंग। ये बात हमने पढ़ ली थी। आगे पढ़ते हैं। राजन इज एप्रहेंसिव, ठीक है, दैट इफ एट ऑल द एडवांस रूलिंग इज परमिटेड टू द सोर्ट ही हैज टू सीक इट एवरी ईयर। नहीं, गलत बोल रहे, ये कह रहा है कि एडवांस रूलिंग हर साल लेनी पड़ेगी, नहीं, हमने बात की थी, नहीं, फॉर एवर अप्लीकेबल हो जाएगी अनलेस लॉ वगैरह में चेंज ना हो, फैक्ट या सर्कमस्टांसिस में चेंज ना हो। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, टैक्स एडवाइजर इज ऑफ व्यू दैट ऑर्डर ऑफ एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की बात की गई, इज फाइनल एंड इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना, अपीलेबल। ये कह रहा है कि जो वो फाइनल रहेगा, इसका गलत बात है। इसके बाद एक और अथॉरिटी है, उसको भी तो फाइल कर सकते हैं ना, नो, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीड है, ठीक है ना, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, तो वो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को विद इन 30 डेज, ठीक है ना, क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ये बात हमें पता है। नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है ना, ये कहता है संभव राजन फ्रेंड, एक दोस्त है उसका, ठीक है ना, इज ए सप्लायर, वो भी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, और सप्लायर भी है दिल्ली के अंदर। ही इज एंटर्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स विच राजन प्रपोजेस टू सप्लाई एट द सेम कॉमर्शियल लेवल राजन प्रपोजेस टू अडोप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि आप ये बताओ कि जो संभव है, ठीक है ना, क्या वो जो राजन का दोस्त है, ठीक है ना, राजन ने जो एप्लीकेशन लगाई है उसके लिए जो डिसीजन है, क्या वो यूज कर सकता है? नहीं, अदर पर्सन कैन नॉट यूज। मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि सिर्फ ओनली एप्लीकेंट, ठीक है ना, ओनली एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन लगाई है, सिर्फ वही उस रूलिंग को, उस डिसीजन
को ठीक है ना यूज कर सकता है, अदर पर्सन कैन नॉट बी यूज, चाहे सेम चीज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन डन, आई होप आपको क्लियर है, एकदम 100% यहाँ पे सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप इन चीजों को लिख लेंगे और सारे क्वेश्चन स्टडी मेट के कर लेंगे। ऐसे चैप्टर्स के आप चाहे भले ही बाकी क्वेश्चन मत करो, लेकिन स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा एकदम, ठीक है। तो आई होप क्लियर है, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी के चैप्टर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कस्टम के 5 चैप्टर का मैराथन बना रखा, वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।